नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भाषा की जिसकी गूंज अब फीकी पड़ रही है। ये भाषा है डिंगल। जरा सोचिए, एक ऐसी जुबान के बारे में जो बनी ही थी योद्धाओं में जोश भरने के लिए, जिसका एक एक शब्द तलवार की धार से भी तेज था, जो वीरों को बैटलफील्ड में लड़ने के लिए प्रेरित करता था। एक ऐसी आवाज जो युद्ध के नगाड़ों पर भी भारी पड़ जाती थी। वो परंपरा जिसने सदियों तक वीरता और इतिहास को अपने शब्दों में जिंदा रखा, आज गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो रही है। चलिए आज उसी परंपरा को करीब से जानते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये डिंगल है क्या? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिंगल मतलब कोई आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। नहीं, ये खास एक बहुत ही स्पेशल साहित्यिक भाषा थी। इसे प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी आवाज, इसका जो ऊंचा स्वर था और जिस खास तरीके से इसे बोला जाता था, वही इसे इतना दमदार और वीर रस से भरा हुआ बनाता था। और देखिए डिंगल का इतिहास कितना पुराना है। इसका पहला जिक्र हमें 8वीं सदी के ग्रंथ कुवल्यमाला में मिलता है। फिर 9वीं सदी आते आते ये अपभ्रंश से अलग होकर एक अपनी पहचान बना चुकी थी। 15वीं-16वीं सदी में तो उडिंगल नाम माला जैसे ग्रंथों में इसका नाम साफ साफ लिखा जाने लगा। और फिर आया इसका स्वर्ण युग, 16वीं से 19वीं सदी, जब चारण कवियों ने इसमें वीर गाथाओं का अंबार लगा दिया। और आज हालात ये हैं कि इसे पढ़ने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अच्छा, डिंगल को और गहराई से समझने के लिए हमें इसकी एक साथी शैली पिंगल को भी जानना होगा। ये सिर्फ दो बोलियां नहीं थीं, बल्कि ये दो अलग अलग साहित्यिक परंपराएं थीं जिन्हें राजस्थान के भूगोल और भाषाई असर ने गढ़ा था। एक ने पश्चिमी राजस्थान की आवाज को बुलंद किया, तो दूसरी ने पूर्वी राजस्थान की। तो फर्क क्या था इन दोनों में? देखिए, डिंगल का इलाका था पश्चिमी राजस्थान और इसकी नींव थी मारवाड़ी और पुरानी गुजराती पर। इसका स्टाइल एकदम वीरस से भरा, दमदार, ऊंचे सुर वाला। दूसरी तरफ पिंगल जो है वो पूर्वी राजस्थान की शैली थी और उस पर ब्रज भाषा का असर साफ दिखता है। शायद इसीलिए डिंगल को ज़्यादा, आप कह सकते हैं, ज़्यादा ज़मीनी, ज़्यादा स्वदेशी माना जाता था। और इसे लिखने वाले मुख्य रूप से चारण कवि थे। तो फिर इस शानदार परंपरा को रचा किसने? कौन थे वो लोग जो इस भाषा में लिखते थे? वैसे तो डिंगल का नाम आते ही चारण कवियों का चेहरा सामने आता है, और सही भी है, वो इसके सबसे बड़े संरक्षक थे। लेकिन बात सिर्फ उन तक सीमित नहीं थी। डिंगल उस वक्त की एक बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक भाषा थी। राजपूतों, जैनों, ब्राह्मणों, यहां तक कि कायस्थों और दूसरे समुदायों ने भी इसे अपनाया और इसमें खूब लिखा। डिंगल साहित्य की जान थे उसके गीत। और ये सिर्फ गाने या कविताएं नहीं थीं, ये बहुत ही अनोखी और जटिल काव्य रचनाएं थीं, जिनके अपने नियम थे, अपना एक अनुशासन था। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। गीत शब्द सुनकर हमें लगता है कि इन्हें गाया जाता होगा, है ना? पर ऐसा नहीं था। असल में इन्हें वैदिक मंत्रों की तरह एक खास ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, जिसका असर सुनने वाले पर बहुत गहरा होता था। और एक गीत लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक बहुत ही टेक्निकल स्किल थी। कवियों को बड़े सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे जथा मतलब कविता बनाने के 18 अलग अलग तरीके, फिर वैनसगाई जो कि एलिटरेशन यानी अनुप्रास के बहुत ही पेचीदा नियम थे, और फिर उक्ति यानी कि हर कविता में एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक विषय होना चाहिए। इन सब नियमों में बंधकर ही एक गीत तैयार होता था। और डिंगल साहित्य सिर्फ लड़ाई की कविताओं तक ही सीमित नहीं था। इसका दायरा बहुत बड़ा था। इसमें ख्यात थे जो राज्यों का इतिहास बताते थे, रासो थे जो बड़े बड़े युद्धों के महाकाव्य थे, वेली थी जिसमें वीरता, भक्ति और प्रेम की गाथाएं थीं, और तो और मरसिया भी थे जो किसी वीर नायक की मृत्यु पर लिखे जाने वाले शोक गीत होते थे। लेकिन अब इस कहानी का रुख थोड़ा गंभीर होता है। बात करते हैं डिंगल के आज के हालात की। सोचिए, एक वक्त था जब इसी डिंगल की ललकार सुनकर योद्धाओं की भुजाएं फड़क उठती थीं और राज दरबारों में इतिहास को शब्द मिलते थे। और आज सच्चाई ये है कि डिंगल में लिखे हजारों ग्रंथ लाइब्रेरियों में बस धूल फांक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो लोग ही नहीं बचे जो इन ग्रंथों को पढ़ सकें, जो इस भाषा को समझ सकें। जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने जो ये चेतावनी दी थी, वो आज सच होती दिख रही है। ये सिर्फ एक भाषा का अंत नहीं है, ये एक पूरी की पूरी विरासत के मिट जाने का खतरा है। तो दांव पर क्या लगा है? सिर्फ कुछ शब्द नहीं,
बल्कि वीरता, कला और इतिहास की वो पूरी दुनिया जिस पर हमेशा के लिए ताला लग जाने का डर है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब वीरों की कोई भाषा मरती है, जब वो खामोश हो जाती है, तो क्या सिर्फ शब्द ही खत्म होते हैं या उसके साथ साथ हम कुछ और भी खो देते हैं?